सर कंसिडरेशन देखते हैं कि क्या क्या सवाल हैं यहाँ से। कितने सवाल हैं ब्रदर, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और शायद ऑटम 22 में भी एक आधा सवाल हो। देखते हैं। ओए गायब हो गया। सर 7 नंबर के लिए सवाल, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड टू बी वैलिड एंड बाइंडिंग। क्या पूछ रहा है 7 नंबर के लिए? क्या ये लॉजिकल सवाल है? क्या ये लॉजिकल सवाल है? नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सीधी ग्रामिंग है फॉर 7 मार्क्स। टेक्निकली वो जनाब ये सारी बातें आपसे रट्टे में पूछने जा रहा है। क्या बातें होती हैं? कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि विदाउट कंसिडरेशन होते हैं? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, गिफ्ट और टाइम बार डेट और पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। और भी कोई होता है उसमें? ये 4 बातें हैं, 5 बातें हैं? ये 4 बातें हैं। दोबारा बताइए। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, गिफ्ट, टाइम बार डेट और प्रॉमिस टू पे फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। तो 4 नंबर के लिए 4 बातों के लिए 7 नंबर उसने आपसे टेस्ट किए हैं, बिल्कुल सीधे साधे। इसमें आपको चाहिए कि उसकी कंडीशंस लिखने के बाद एक छोटी सी एग्जांपल साथ दे दें। मार्क्स ज़्यादा 5 6 होते तो गुजारा हो सकता था, क्योंकि 7 नंबर है ना, 7 नंबर 8 नंबर, तो अगर लिखने को पहले ही कम है तो कुछ एक आधी एग्जांपल को बीच में ऐड करके आप अपने मार्क्स को ज़्यादा पक्का और महफूज कर सकते हैं। ओके। ए वॉज बैडली इन नीड ऑफ मनी एंड ऑफर टू सेल हिज बाइक फॉर ₹50,000 टू बी। ठीक है। बी ने कहा 50 नहीं 10,000 रुपये दूंगा, लेना तो लो। B accepted the offer, but before the motorcycle could be delivered, A received another offer for ₹35,000 और उसने क्या किया, दूसरी पार्टी को बेच दी। A refused to carry out the contract with B on the ground of inadequacy of consideration। क्या A liable है towards B for damages? जी, मैं एक बात बता दूं, लॉ में आपने इमोशनल होकर नहीं सोचना। लग रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 10,000 रुपया, उसने 35 की बेच दी, उसने अपना फ़ायदा सोचा होगा, तो वो डैमेजेस के लिए लायबल नहीं है। इंसान की सोच यही कहती है, अगर आप एक हमदर्दी वाली सोच लेकर आए। बट आपको अगर मैं एक बात याद कराऊँ, यहाँ पे एक पॉइंट वहाँ पे लिखा हुआ है एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। होनी चाहिए। अगर इनएडिक्वेट भी है तो कोई मसला नहीं है। और इसने 10,000 रुपये वाली बात को खुद ही से विलिंगली एक्सेप्ट किया था। इस पर किसी भी तरह की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई थी। तो अब अगर वो उसको एक्सेप्ट करके किसी और को बेच दे 35,000 रुपये, तो डेफिनेटली उस पर हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। वो बिल्कुल लायबल है फॉर डैमेजेस, बिल्कुल वो डैमेजेस के लिए लायबल होगा। तो कोई मसला है इस सवाल में? इसमें 2 बातें पूछ रहा है, एक कंसिडरेशन और एक ब्रीच। इस सवाल में 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया गया है, कंसिडरेशन अलॉन्ग विद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सोच के बताइए डैमेजेस कौन से मिलेंगे? ऑर्डिनरी, स्पेशल, रिमोट, कौन से डैमेजेस लग सकते हैं? क्या उस पे ऑर्डिनरी डैमेजेस हम क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशल के लिए दूसरी पार्टी पे कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। और अगर सवाल खामोश है तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई इसको ऑर्डिनरी डैमेज पे करने पड़ेंगे। हाँ, अगर कम्युनिकेटेड होता, बच्चों के सवाल ने नहीं बताया, तो फिर स्पेशल डैमेज भी लग सकता। अच्छा जी, तारिक, अच्छा ये सवाल इसका मतलब है कि फिर उसने टेस्ट किया है फ्रॉम द एसेंशियल्स। ये सवाल कहाँ से उसने निकाला? एसेंशियल्स में से निकाल दिया। तारिक प्रॉमिस टू पे ताहिर फॉर हिज सर्विसेज वट एवर अमाउंट तारिक माइट थिंक रीजनेबल। अब अगेन सर्टन और डेफिनेट नहीं है, सर्टन और डेफिनेट नहीं है। और जब उसको पेमेंट की जा रही है तो वो बंदा डिससेटिस्फाइड है। वो कहता है कि ये तुम मुझे क्या पैसे पे कर रहे हो? क्या सू कर सकता? नहीं,
क्योंकि कभी भी ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था। जहाँ पे अमाउंट, प्राइस, कंसिडरेशन सर्टन ना हो वो वैलिड नहीं होता, वो क्या रहता है, हमेशा वॉइड रहता है। तो जो कि यहाँ पे अनसर्टन था तो ये वैलिड नहीं है, ये वॉइड है और किसी भी तरह से कोई अमाउंट पे रिकवरेबल नहीं होगी, ना उसको वो सू कर सकता है। सर अगर सेटिस्फाइड हो तो फिर तो ठीक है, फिर ठीक है। देखें, अगर उसने वो अमाउंट अपनी पॉकेट में डाल दी है ना, इट मीन्स कि वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस आपको दे चुका है। हाँ, कल को अगर वो कहता है कि मैं मुतमिन तो हूँ मगर ज़्यादा बन सकते थे, तो फिर वो कहने का मजाज रखता नहीं, उसने एक दफ़ा उसको एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा जी, इन फरवरी 14 रहील प्रॉमिस टू पे 3 लाख टू समीर अगेंस्ट अ डेप्ट ऑफ रुपीज़ 5 लाख विच वाज ड्यू फॉर पेमेंट इन मार्च 10। हाँ जी, सोच के बताइए क्या इसका आंसर बनेगा। रहील प्रॉमिस टू पे 3 लाख टू समीर अगेंस्ट अ डेट ऑफ 5 लाख। 5 लाख का डेट था जिसमें से उसने कहा मैं तुम्हें 3 लाख पे करूँगा। डेट मार्च 2010 में ड्यू हो चुका है। कॉन्सेप्ट कौन सा टेस्ट करने जा रहा है, टाइम बार डेट। और टाइम बार डेट के लिए कुछ शर्तें होती हैं, इन राइटिंग होना चाहिए और साइंड बाय डेटर होना चाहिए। क्या इसको कानून में रजिस्टर करवाने की शर्त है, हाँ या ना? क्या ये शर्त लिखी हुई है कि इसको आप कानून में इसकी लिखत पढ़त को रजिस्टर करवाएंगे? क्या ये बात कहीं मेंशन है? पक्की बात है, चेक कर लें, देख लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, मेड इन राइटिंग, साइन बाय द डेटर, और ये पुराने डेट से ताल्लुक़ रखना चाहिए जो कि लॉ ऑफ लिमिटेशन ने उसको वो टाइम बार्ड करार दे दिया हो। तो इसमें ये अंडर द लॉ रजिस्टर वाली बात नहीं है, तो ये बात आपने याद रखनी है। वो किस में है, नेचुरल लव में है और उसमें है गिफ्ट में है। अच्छा जी, शाजिया प्रॉमिस टू पे 1 लाख टू हर ब्रदर रऊफ ऑफ हिज ऑन अकाउंट ऑफ हिज यूनिवर्सिटी फी फॉर 3 ईयर्स। बस इतनी सी लाइन बोली और कहा कि बताएं क्या ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ। शाजिया प्रॉमिस कर रही है कि वो अपने भाई को यूनिवर्सिटी फ़ी पे करेगी 1 लाख रुपया फॉर 3 ईयर्स, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो अगर उसने पैसे लेने हैं तो उसको लिखवाना पड़ेगा इन राइटिंग और साथ ही रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर वो बाद में मुकर जाए तो वो हम उससे क्लेम नहीं कर सकते। बेहतरीन हो गया। अब ये सवाल तकरीबन वही है, ज़रा पढ़ें इकराम को, सॉरी मिसेस इकराम को पढ़िएगा। क्या कहना चाह रहा सवाल, मिसेस इकराम को लेके जज्बाती हो गया। नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी है और गिफ्ट भी है, तो आप दोनों एंगल से इसको आंसर कर रहे होंगे। अब मज़े की बात यह है कि दोनों की शर्तें क्या हैं, सेम है। तो जो बात आपने ऊपर लिखनी है वही बात आपने गिफ्ट में भी कर देनी है। तो इन राइटिंग हो, उसके साथ साथ रजिस्टर हो, तभी जाकर ये पैसे क्लेम कर सकती है, अदरवाइज़ वो क्लेम नहीं कर सकती। तो ये सवाल देख लें मुनीर वाला। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ पास्ट पेपर्स की अपने अंदर बहुत अहमियत है। देखिए ऑटम 16 के बाद स्प्रिंग 20 में सवाल आया और सेम सवाल है, सिर्फ उसने रिश्ता चेंज किया। वहाँ पे ग्रैंडफादर था, यहाँ पे कौन है, पैटर्नल अंकल। यहाँ पे भी नेचुरल लव है और गिफ्ट है, सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। इसमें किसी भी तरह का कोई इफ एंड बट नहीं है। ये सवाल और पीछे से ये सवाल, ये तीनों एक ही हैं। तो आप इन तीनों में से कोई भी अगर अटैम्प्ट कर लेंगे एक दफ़ा राइटिंग में, तो मेरा ख्याल से वो सफिशेंट होगा। अच्छा जी,
बताइए सर्कमस्टांसेस इन विच एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड टू बी वैलिड। ये सवाल इसने बिल्कुल रिपीट किया यहाँ से उठा के, तो ये रिपीट हो गया, 2 दफ़ा आ गया, ये सवाल 3 दफ़ा आ चुका है। इसका मतलब ये है कि 1, 2 और 3 ये टाइम बार से आ गया, ये आ गया कि मेरी कंसिडरेशन सर्टन होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, वहाँ से पूछ लिया, और यहाँ से उसने एडिक्वेसी वाला कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लिया। तो कंसिडरेशन में से अब अगर वो चाहे तो उसकी डेफिनेशन पूछ सकता, उसकी डेफिनेशन अपने अंदर भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट रखती है। तो यहाँ लिख देता हूँ, कंसिडरेशन की डेफिनेशन कैन बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। इवन उसके एसेंशियल्स भी लिखवा सकता है, क्योंकि वो बार बार आपसे यही सवाल पूछ रहा है कि बताएं एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन कब कब कैसे कैसे वैलिड होता है। ये सवाल वो पूछ पूछ के अब तंग आ चुका है। वो अगर चाहे तो उसके एसेंशियल्स और उसकी डेफिनेशन के ऊपर अब एक सवाल निकाल सकता है। और जो सवाल आपने अटैम्प्ट करने हैं इन राइटिंग, इन दोनों में से कोई भी कर ले। मैं उधर ऊपर वाला कर देता हूँ, स्प्रिंग 20 का 3B, स्प्रिंग 20 का 3B कर लें, उसके बाद स्प्रिंग 14 का पहला कर लें, और ये 2 कर लीजिएगा, ऑटम 12 का 3B और ऑटम 11 का कौन सा 3C। और ये कर लें 7 नंबर के लिए है, ये 5 के लिए है, स्प्रिंग 22 का 10B, स्प्रिंग 22 का 10B। अब अगेन ये वो सवाल है, ये प्लस डेफिनेशन और एसेंशियल्स, आपकी कंसिडरेशन मुकम्मल तैयार हो सकती है इन्हीं 5-6 सवालों को अटेम्प्ट करने के बाद। अच्छा जी, अब चलते हैं ज़रा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। वो कहता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एज ऑफ मेजॉरिटी रखता हो और जो कि साउंड माइंडेड हो। मगर स्टिल वो कहता है कि अगर दोनों शर्तें पूरी हो भी जाएं तब भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। ये लोग कौन से होते हैं? जो कि साउंड माइंड भी होते हैं और जो कि मेजर भी होते हैं। इनके बावजूद आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, डिसक्वालिफाइड पर्सनस। तो ज़रा मुझे आप में से कोई लिस्ट बता सकता? चलिए मैं शुरू कर देता हूँ। एलियन एनिमी, अगला बता दें। हाँ, फॉरेन एम्बेसडर्स, सवेनियर्स और इंसॉल्वेंट और हाँ इम्प्रिजनमेंट, 4 हो गए। और भी हैं कोई? ये 4 ही हैं। तो 4 नंबर के लिए उसने आपसे 4 बातें पूछ ली हैं। इसका मतलब है कि स्प्रिंग 17 यहाँ से टेस्ट किया गया, स्प्रिंग 17 कहाँ से आया? इधर से आया। अच्छा जी, रिसेंटली भी एक सवाल है ऑटम 22 का, वो देखते हैं पहले। ऑटम 22 का एक सवाल है, इफ आई कैन शो यू, ये जरा पार्ट ए पढ़िएगा, 4 नंबर का सवाल है। While teaching at the institute, Rahim met a course participant Osama with the specialized graphic designing skills. He collaborated with Osama and submitted a website designing proposal to the prospective client Farah. She liked the proposal and offered Rahim and Osama कि वो आएँ और उसकी बुटीक के लिए वेबसाइट को डिज़ाइन करें for rupees 5 lakh, for which they both agreed. Rahim and Osama lied to Farah that Osama is 18 years old even though his 18th birthday was still a few months away. बताएं क्या फरा रहीम और उसामा के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकती है या नहीं कर सकती? क्या हम माइनर के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकते हैं? नहीं। तो जो उसके साथ बड़ा हो उस पे कर सकते हैं, हम माइनर के साथ उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। ये सवाल आपने लिख के आना है, इसको नोट कर लें। मैंने आपको इधर से 2 सवाल दिए हैं, एक वज़ीर वाला और एक ये वाला। क्या ऑटम 22 का? ऑटम 22 का ये है 5 है या 3 है? 5 है। तो माइनर यहाँ से ऑटम 22 का पूछा, और अनसाउंड का एक सवाल है जो कि हमने
करना है। स्प्रिंग 7 नहीं, स्प्रिंग 21। अच्छा, वो सवाल था माइनर का। ये सवाल है साउंड और अनसाउंड वाला। ज़रा पढ़े यहाँ पे क्या हो रहा है। ये आज का हमारा आखिरी सवाल है। ज़रा पढ़िएगा यहाँ पे क्या होने जा रहा है। अनसाउंड है और बर्डन ऑफ प्रूफ वाली बात हो रही है। 3 नंबर के लिए उसने आपसे बहुत कुछ पूछ लिया, मगर लिखेंगे क्या? जो आप बता दें वो एट द वो साउंड मैन था या नहीं थी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा? उसके भाई पे आएगा। चलें अपनी लिस्ट में ये भी सवाल ऐड कर लें। तो आपके पास 3 सवाल है, एक सौलत वज़ीर वाला, एक ऑटम बाइस वाला और एक स्प्रिंग 21 का 4A। ये 3 सवाल अब आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, बाय हैंड करने हैं। और कल अगर आपको कोई सवाल हो इन तीनों सवालों में से तो पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे और फिर कहानी को अगले गियर में डालेंगे। डन हो गया? तो हमने क्विक टाइम में विदिन 2 आवर्स अगर मैं ब्रेक को निकाल दूं तो 4 एरियाज़ के ऊपर थॉरली बात कर ली है अलॉन्ग विद ऑल द क्वेश्चंस। अब मज़े की बात, रिसेंटली ऑटम बाइस में सवाल कहाँ से आया? कैपेसिटी से आया। और इस दफ़ा के लिए आई कैन से कि कंसिडरेशन कैन बी एन इम्पॉर्टेंट एरिया। कंसिडरेशन कैन बी एन इम्पॉर्टेंट एरिया। और इसमें से ये जो अगेन लिस्ट है डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स की, यहाँ से वो सवाल निकाल सकता है। यहाँ से ये सवाल निकाल सकता है। यहाँ पे काम करें आप चैप्टर नंबर 3 को फुल इम्पॉर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि 2, 3, 4 और 5 में से 3 वो चैप्टर है जो कि आई कैप अक्सर टेस्ट कर रहा होता है। 3 और 4 ये दोनों सुपर इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। उसके बाद 2 और उसके बाद 5। डन? तो कल का हमारा टारगेट हम उसको लेके चलेंगे, प्लस अगर कोई मसले मसाइल आपके होंगे विद दीज चैप्टर्स तो हम उसको भी साथ में ही डिस्कस कर लेंगे। कल क्लास में आने से पहले आपने उन चैप्टर्स को रिवाइज करके आना है ताकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप होने के साथ साथ हम इन सवालों को भी तसल्ली से देख रहे हो। डन? अल्लाह दे वाले।